Hi everyone, I am Rahul Kumar. Now recently, General Secretary of Communist Party of Vietnam और US प्रेसिडेंट जो बिडेन के द्वारा वियतनाम में बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए मीटिंग बैठाया गया। यूएसए और वियतनाम दोनों कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे साइन हो चुका है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि अलग अलग देशों के साथ होता है और वियतनाम में 2013 में ही इस पर साइन कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में यूएसए वियतनाम रिलेशन पास्ट में किस प्रकार से देखने को मिलता है। इंडो पैसिफिक के बारे में जानेंगे डिटेल से। जो मेन फोकस रहेगा सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो पैसिफिक, इस इंडो पैसिफिक रीजन के क्या सिग्निफिकेंस है और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं यूएसए और वियतनाम रिलेशन पास्ट में किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो वियतनाम वार जो कि 1955 से 1975 तक यूएसए और वियतनाम के बीच चला था, तो इसका एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री रह चुका है यूएसए के साथ। उस समय कोल्ड वार के दौरान नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम दो भागों में बटा हुआ था। नॉर्थ वियतनाम को सोवियत यूनियन, चाइना सपोर्ट करते थे, वहीं साउथ वियतनाम को यूनाइटेड स्टेट्स और अदर वेस्टर्न एलाइज सपोर्ट किया करते थे। और इस वियतनाम वार से सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ और वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन देखने को मिला वियतनाम में, और इसका एक गहरा प्रभाव यूएस के सोसाइटी में पर भी पड़ा। और फिर 1975 में जब वार एंड हुआ, जब नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस का फॉल देखने को मिला, उसके बाद जो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम था वो आपस में रीयूनिफाई हो गए अंडर द कम्युनिस्ट कंट्रोल। और इस समय यूएस और वियतनाम का रिलेशन सबसे लो पॉइंट पर जा चुका था। यहाँ पे नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस के कारण साइगोन सिटी को गिराया गया था। साइगोन सिटी वियतनाम में लाई करता है, जो कि वियतनाम के साउदर्न पार्ट में है, जिसको यूएसए बैक करता था। तो ये सिटी गिरने के बाद वियतनाम का रीयूनिफिकेशन हो पाया। उसके बाद 1995 में यूएसए वियतनाम के साथ अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन नॉर्मलाइज किया और डिप्लोमेटिक टाइज को बढ़ावा दिया गया। और उसके बाद से अभी तक दोनों कंट्री का इकोनॉमिक एंगेजमेंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहा है और साथ ही साथ पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी इंक्रीज कर रहा है। और आज जो वियतनाम वार है वो मात्र हिस्ट्री का एक पार्ट बनकर रह चुका है। और अभी वियतनाम और यूनाइटेड स्टेट के साथ मिल करके दोनों देशों के बीच एक मोर पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। दोनों देश ट्रेड के साथ साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन और कॉमन रीजनल चैलेंजेस से भी एड्रेस कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इंडो पैसिफिक के बारे में कि इंडो पैसिफिक है क्या। तो इंडो पैसिफिक रिसेंट कंसेप्ट है। लगभग एक दशक पहले पूरा वर्ल्ड इंडो पैसिफिक के बारे में चर्चा होने लगा। जो इंडो पैसिफिक का राइज है वो दिन प्रतिदिन अब और ज़्यादा तेज होते जा रहा है। पहले इंडो पैसिफिक एशिया पैसिफिक के नाम से जाना जाता था और अब इंडो पैसिफिक ही अधिकतर देश इस्तेमाल करते हैं। और इस टर्म के पॉपुलर होने का एक रीज़न यह भी है कि जो टर्म है इंडिया और पैसिफिक, वो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन से लिंक करके एक स्ट्रैटेजिक थिएटर का बात हो रहा है। और ईच एंड एवरी नेशन ये जो इंडो पैसिफिक कंसेप्ट है वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए करते हैं। और कुछ देश जैसे कि चाइना, रसिया इंडो पैसिफिक टर्म को लेकर कंसर्न जताते हैं, वो भी अपने देश के लिए ही, अपने बेनिफिट के लिए बोलते हैं। और इंडो पैसिफिक को लेकर कोई एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं है, इसका कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी फिक्स नहीं है। हर एक कंट्रीज अपने तरीके से इंडो पैसिफिक को डिफाइन करता है। और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का बात करें तो जो इंडो पैसिफिक है वो पूरे वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस और इकोनॉमिकली एक्टिव रीजन माना जाता है, पूरे एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में। और अभी इंडो पैसिफिक रीजन का बात किया जाए तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक और वाइटल है। बताया जाता है लगभग दुनिया का 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडो पैसिफिक में लाई करता है और 2/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट इंडो पैसिफिक में ही लाई करता है। इसीलिए इंडो पैसिफिक रीजन को ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर भी कहा जाता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है इंडो पैसिफिक को लेकर। तो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए इंडिया दूसरे कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करता है। इंडिया के बहुत सारे स्पेशल पार्टनर्स हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया। ये सब देश इंडिया का प्रेजेंस चाहते हैं साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में, ताकि चाइना को इंडिया काउंटर कर सके। हाउएवर इंडिया के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और सिक्योरिटी बना रहे, इसको लेकर कोऑपरेट भी करता है। इंडिया का मानना है
इंडो पैसिफिक रीजन में हर एक देशों का कॉमन प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाना चाहिए थ्रू डायलॉग और इस रीजन में कॉमन रूल बेस्ड ऑर्डर को इंश्योर करके। सेकेंड बात करते हैं, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में इक्वल शेयर होना चाहिए। इंडिया के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर को सपोर्ट किया जाता है और इसके साथ ही ओपन, बैलेंस्ड और स्टेबल ट्रेड इन्वायरमेंट होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में, और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का फायदा हर एक देशों को मिल सके। और यही सेम एक्सपेक्ट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वाले कंट्री से भी करता है। यहाँ नोट करने वाली बात है, इंडिया जो है वो RCEP का मेंबर नहीं है। बाकी के बाद आसियान कंट्रीज के साथ साथ चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, ये सब इंडो पैसिफिक के पार्ट हैं, साथ ही साथ जापान भी। अब चलिए देखते हैं इंडो पैसिफिक आसियान कंट्रीज के लिए किस प्रकार का इंपॉर्टेंस रखता है। तो आसियान में आप लोग को पता ही होगा 10 कंट्री होते हैं, तो इंडिया यूनिफॉर्म आसियान कंट्री को सपोर्ट करते हैं, 10 के 10 कंट्री को एक जैसा इक्वल ट्रीटमेंट देता है। लेकिन चाइना क्या करता है, आसियान देश में डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता है अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। सेकेंड है, जो आसियान कंट्रीज हैं वो चाइना के साथ में कोलैबोरेट करके चलना चाहते हैं। जो USA का वर्जन है इंडो पैसिफिक को लेकर के वो आसियान कंट्री से बिल्कुल ही अलग है। USA इंडो पैसिफिक के माध्यम से चाइना को कंटेन करना चाहता है, लेकिन आसियान कंट्रीज चाइना के साथ मिलकर वर्क करना चाहते हैं। ये आप मैप में इंडो पैसिफिक रीजन को देख सकते हैं। इसमें जितने भी आसियान कंट्री हैं, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इवन ऑस्ट्रेलिया भी इंडो पैसिफिक रीजन का पार्ट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंडो पैसिफिक के सिग्निफिकेंस की। तो इंडो पैसिफिक का एक्सटेंशन अफ्रीका से लेकर के अमेरिका तक फैला हुआ है, जैसा कि अभी हम लोग मैप में देख चुके हैं। अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक का मतलब है इस रीजन में फ्री, ओपन और इंक्लूसिव होना चाहिए। तो इस ज्योग्राफी में जितने भी नेशन लाई करते हैं इंडो पैसिफिक में, उसका USA इंडो पैसिफिक का पार्ट मानता है, और USA के द्वारा ज्योग्राफिकल डायमेंशन है वो इंडो पैसिफिक का अफ्रीका से लेकर के USA तक मानता है। इंडो पैसिफिक के सेकेंड सिग्निफिकेंस का बात करें तो इंडिया किसी भी सिंगल प्लेयर का डोमिनेंस नहीं चाहता है। इंडिया चाहता है ये इंडो पैसिफिक रीजन है वो डेमोक्रेटाइज रहे, लेकिन इंडो पैसिफिक को लेकर एक फियर बना हुआ रहता है कि यह चाइनीज़ के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा ना आ जाए, और USA की तरह ही इंडिया भी किसी सिंगल प्लेयर का हेजोमनी नहीं चाहता है इस इंडो पैसिफिक रीजन में। थर्ड बात करते हैं जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की। तो इंडो पैसिफिक रीजन वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस और इकोनॉमिकली डायनेमिक कंट्रीज माना जाता है। इसमें कुछ मेजर कंट्री का बात करें तो इंडिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया देखने को मिलते हैं, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के कंसंट्रेशन के कारण यह रीजन बहुत ही क्रूशियल बन जाता है ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंटर के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन ग्लोबल इकोनॉमी का एक मेजर ड्राइवर है। मेरी टाइम ट्रेड रूट का बात करें तो सबसे ज़्यादा यही रीजन से होता है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से सबसे ज़्यादा ट्रेड देखने को मिलता है। वर्ल्ड ट्रेड का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मलक्का स्ट्रेट से ही पास करता है। बहुत सारे वर्ल्ड का बिजिएस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट्स इंडो पैसिफिक में ही लोकेटेड है, जो कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच ट्रेड में फैसिलिटेट करने का काम करता है। फिफ्थ बात करते हैं हम लोग सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न की। तो इंडो पैसिफिक वह रीजन है जहाँ पे मेजर पावर के अमंग स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इंडिया, रसिया, ये सब देश न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, और इंडो पैसिफिक में इन देशों का प्रेजेंस और अनरिजॉल्व्ड टेरिटोरियल डिस्प्यूट जैसे कि साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के कारण और ज़्यादा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिकली कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। सिक्स्थ बात करें तो चाइना के राइज को बैलेंस करना। चाइना का राइज, ग्लोबल इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर, ये एक सेंट्रल फैक्टर है इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर। इंडो पैसिफिक के बहुत सारे कंट्री चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि अलायंस और पार्टनरशिप के थ्रू माइंडेड नेशन के साथ अपने देश के सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। नेक्स्ट बात करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी की। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना इंडो पैसिफिक में ये एक मेजर कंसर्न है। इंडो पैसिफिक में यहाँ पे कुछ इश्यूज़ का बात करें तो जैसे कि पायरेसी देखने को मिलता है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट और सी लाइन को प्रोटेक्ट करना, ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी पे रह सके। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस और फोरम की।
तो इंडो पैसिफिक में बहुत तरह के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। फोरम सच एज आसियान, क्वाड, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, आयोरा, ये सब फोरम एक्टिवली इंगेज्ड हैं इंडो पैसिफिक में रीजनल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, और इन फोरम्स के द्वारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाता है और सिक्योरिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करने का काम किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। तो इंडो पैसिफिक रीजन में सभी देश कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फोकस कर रहे हैं। इसमें चाइना का जो इनिशिएटिव है BRI, चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और USA का फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, ये दोनों का मेन एम है इस रीजन में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप को एक शेप देना। नेक्स्ट बात करते हैं इंडो पैसिफिक में इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की। तो इंडो पैसिफिक होम है डाइवर्स इकोसिस्टम का। यहाँ पे कोरल रीफ और मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी ह्यूज अमाउंट में देखने को मिलते हैं, और क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल इश्यूज के कारण जैसे कि प्लास्टिक पॉल्यूशन और ओवर फिशिंग के कारण एक ग्लोबल कंसर्न बना हुआ है। ये रीजन यहाँ के रीजन्स के नेशंस को ही इफेक्ट नहीं करते हैं बल्कि इंटायर प्लैनेट को भी इफेक्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, जो कि UPSC के मेंस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है GS पेपर 3 मेंस में। तो क्वेश्चन है जो ट्राई नेशन पार्टनरशिप ऑकुस के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ऑस्ट्रेलिया, UK और USA तो स्टेटमेंट है। तो ऑकुस पार्टनरशिप का मेन एम है इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के एम्बिशन को काउंटर करना। तो क्वेश्चन है क्या यह रीजन जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स हैं उसको खत्म करता जा रहा है? एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप कहने का मतलब आसियान हो गया, क्वाड हो गया, RCEP हो गया। तो डिस्कस करना है स्ट्रेंथ, ऑकुस का स्ट्रेंथ और इम्पैक्ट, किस प्रकार का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस प्रेजेंट सिनेरियो में। इसका आंसर आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।